नमस्कार दोस्तों. So this is the lesson number 3. We have already completed the basics. Basics means by latitude and longitude we have already covered. Okay. So now we are moving on this core subjects like this NCERT of level 1. Fine. So you have got this PDF. The PDF is of Fundamentals of Geography. This is 11th class PDF. This is the most important book जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आएंगे ही आएंगे. 10 नंबर इनसे सिक्योर होना है. इफ यू मिस दिस तो फिर प्रॉब्लम है. ठीक है. बिकॉज फंडामेंटल्स इफ यू आर नॉट क्लियर विद फंडामेंटल्स देन अगेन इट इज अ बेसिक मिस्टेक एवरी पीपल इज डूइंग. करेक्ट. सो दिस इज ऑफ क्लास 11th और इसकी ओरिजिनल पीडीएफ आपको मिल चुकी है. यू ऑलरेडी गॉटन. ठीक. चलिए शुरुआत करते हैं इस किताब में. पहले चैप्टर को आपको मिस करना है, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना. क्या है पहले चैप्टर में मैं आपको बता देता हूँ. देखो टोटल चैप्टर्स ये हैं. ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन क्या है, व्हाट इज दिस डिसिप्लिन ऑल अबाउट, द अर्थ, ओरिजिन एंड अर्थ. दिस इज द मेन चैप्टर एंड दीज आर ऑल मेन चैप्टर्स. फाइन. So we will cover unit 6 and including all 16 chapter. We will go with intensive speed. Okay, so let us come on यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन. क्या है, नहीं पढ़ना है आपको. ज्योग्राफी का क्या मतलब, अननेसेसरी बोरिंग क्यों करें, शुरुआत ही बोरिंग क्यों करें. ये आप देख लेना ज्योग्राफी क्या होती है, उसके क्या क्या डिसिप्लिन है. ठीक है. ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी. वी डोंट नीड टू रीड ऑल दीज थिंग्स. करेक्ट. आप देख लेना ये क्या है. ये एक अच्छा अच्छा कोट है मेंस में. अगर आप लिखते हो कि ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, है ना. ये देखना चाहो ये ऐसे में, मैं तो मैंने कोट किया था इसको. once upon a time in a essay I quoted. You can read all these things what and where. Geography as a integrated discipline क्या है, ये सोशल साइंसेस क्या होती हैं. ओके. अननेसेसरी 8 पेजेस पढ़ने का मतलब नहीं है. फर्दर ज्योग्राफी के और चीजें क्या होती हैं, जैसे कल्चरल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोलॉजी, है ना. एंड वाई वी आर रीडिंग ज्योग्राफी एट अर्लियर स्टेज, वाई आर why we are not completing this environment subject, because these days in exam what comes is that is इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, है ना, और ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट. तो हमें इन्वायरमेंट को पढ़ने के लिए पहले ज्योग्राफी समझनी ही पड़ेगी. करेक्ट. यहाँ से आगे अब बढ़ जाओ. ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, ये सब आप देख लेना कि पॉपुलेशन, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कैसे कमाई होती है, कैसे इनकम आती है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी का वेरिएशन क्या है. दीज आर ऑल ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी. वी डोंट नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. बायो ज्योग्राफी क्या होता है ना, प्लांट ज्योग्राफी वगैरह, ये सब कुछ मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं. नहीं है का मतलब नहीं है, इसको पढ़ना भी नहीं है. अगर आपको ज़्यादा ही भावनाओं में बहना है तो इमोशनल अगर आपको थिंग्स समझनी है देन यू कैन गो विद देम. फाइन. सो दिस इज द लेक्चर नंबर 3, ज्योग्राफी. एंड द फर्स्ट चैप्टर इज यूनिट 2 का द अर्थ. अर्थ के बारे में सुनते हैं. देखो क्या है. द ओरिजिन ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कैसे हुआ है. बेसिक से समझते हैं कि अर्ली थियरीज क्या थी. यहाँ से देखते हैं. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वी हैव सीन, है ना, इन द केजी, इन द फर्स्ट क्लास. सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट स्टार एंड ऑल दीज प्लैनेट्स. सो अर्लियर बोला गया कि अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई. ठीक है. जो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ. सो फर्स्टली द अर्ली थियरीज केम. अर्ली थियरीज मीन अर्ली थियरिस्ट, मतलब कि जो पहले एक्चुअली वो साइंटिस्ट नहीं हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी फिलोसोफर, है ना. वी हैव रेड ऑल अबाउट हिस्ट्री, है ना. हैव यू हर्ड अबाउट आर्यभट्टा. they were not typical scientists. Baramira, है ना, they were not typical scientists but they were actually philosopher. So they used to do hypothesis. Hypothesis means hypothetical बातें कर रहे हैं, scientifically proven नहीं है. empiricism नहीं है. empiricism, what is this word, empiricism. ये आपको कीवर्ड्स थोड़े थोड़े आने चाहिए. empiricism means होता है fact and proof based, है ना, fact and proof based experimentation. तो अर्लियर साइंटिस्ट वो तो ये सब किया नहीं करते थे, है ना. तो वो बस अपने मन से बातें बनाते थे कि चंदा मामा दूर के वाली बातें, है ना, मामा होते हैं, चंदा ये है वो है, भगवान ने ये सब कर दिया. तो अर्ली थियरिस्ट क्या थे, वही फिलोसफर टाइप के लोग थे. वो बताना चाह रहे थे कि उनकी जो थियरीज होते हैं दे वर लिमिटेड टू अर्थ ओनली. ओके. सो दे टोल्ड अबाउट अर्थ ओनली. दे डिड नॉट टॉक अबाउट यूनिवर्स. दिस इज यूनिवर्स. दे डिड नॉट टॉक अबाउट इट. ओके. सो दे सेड इन द अर्लियर पीरियड, इन द अर्ली थियरिस्ट, पॉपुलर आर्गुमेंट मींस जनता क्या बोलती थी. ऐसे जैसे इमानुएल कांत का आपने सुना, ही वाज अ थियरिस्ट. ओके. फिलोसोफर देखो. तो ये थे. फिर लाप्लास जी आए. ठीक है. ये लोगों ने जो थ्योरी मिलके एक दूसरे को करेक्ट करके बोला, उस थ्योरी को बोला जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस.
जो जो आपको हाईलाइटेड है ब्लू से वो नॉर्मल चीजें हैं, एंड एनीथिंग कम्स with red highlighting, okay, that is important in this book because I have already scanned it. एक बड़ी मशीन से इसको स्कैन किया गया पूरी बुक को। तो जहां पे मैं आपको सिंपली वो दे देता, जैसे कि मैं आपको नॉर्मल एक पीडीएफ दे देता, बट ये जो मैंने प्रॉपरली खुद से हाईलाइट करी है, इसमें बहुत सारी चीजें सर्किल बने हुए, कहीं कुछ बने हुए, तो उनको देखना है। जो रेड से आपको हाईलाइट मिल जाए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, करेक्ट। सो अर्लियर थ्योरी was so called nebular hypothesis, and what was this all about? It was related to earth only. So early theories जो बोलती हैं कि दुनिया में क्या था, केवल और केवल अर्थ था, ओके। सो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ ओनली, कि सारी चीजें अर्थ पे बोल रहे हैं, अर्थ कैसे बनी। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी, जो लेटर थियरिस्ट आए, उन्होंने बाद में बोला कि हम अर्थ की बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे यूनिवर्स की बात, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। अर्लियर इट वाज ओनली ओरिजिन ऑफ अर्थ ओनली, ओके। तो अर्ली थ्योरीज जैसे कि जो फिलोसफर हुआ करते थे, दे गेव अ थ्योरी सो कॉल्ड नेबुलर हाइपोथेसिस, दिस इज ओल्डर थ्योरी, है ना। अब उन लोगों ने ये बहुत सारे नाम है, आपको याद नहीं करने। दे ऑल सेड कि एक नेबुला चीज होती है, नेबुला, ठीक है। तो पढ़ते हैं चलो। उन्होंने बोला दे ऑल कंसीडर दैट अ वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच द सन, एज ए रिजल्ट अ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम सोलर सरफेस, as the passing star moved away the material separated from solar surface continued to revolve around the sun and it slowly condensed into planet। इन्होंने क्या बोला कि सन था, जो सन था, ऐसे ही अपने मन से बोल रहे थे, उनको ज्यादा तो प्रूफ तो पता नहीं था, ठीक है। उन्होंने बोला कि सिगार लाइक का एक से एक्सटेंशन हुआ, सिगार, दिस इज सिगार ना, और फिर यहाँ से कुछ मटेरियल सेपरेट हो गया अर्थ से, है ना। और फिर धीरे धीरे जो जब फाइनली स्ट्रक्चर हुई, तो ये तो सन है, फिर ये मटेरियल ऐसे ऐसे कंडेंस होके दीज ऑल बिकम प्लैनेट्स। ये थोड़ा मोटा मोटी अभी समझो, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल थ्योरी, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये सब होता रहा, चलता रहा, ठीक है। तो फिर बाद में कोई सर जेम्स वगैरह, ये सब बोरिंग टॉपिक है, लेकिन मैं देखो अभी आपको बताता हूँ, बस समझते जाओ, ठीक है। उन्होंने कुछ बोला कि हाँ आर्गुमेंट वही दिया, फिर एट ए लेटर डेट द आर्गुमेंट्स कंसिडर्ड ऑफ ए कंपेनियन टू सन टू हैव बीन कोएग्जिस्टिंग। और फिर उन्होंने बोला ये बाइनरी थ्योरी, बाइनरी का मींस होता है टू टू थिंग्स, कि कंपेनियन था कोई सन का, ऐसे कुछ बातें चली, है ना। अभी समझते जाओ, अभी अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैं बताता हूँ अच्छे से। फिर बाद में कुछ और लोगों ने इसको फिर रिवाइज किया, ये यूजफुल नहीं है लेकिन बता रहा हूँ स्टार्टिंग कैसे हुई। तो इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस की और डिटेलिंग दी। उन्होंने बोला दे कंसीडर दैट सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम, along with that, along with what may be termed as dust, the friction and collision of particles led to formation of disc shaped cloud and the planets were formed through the process of accretion। अब समझो, ठीक है। अब देखो फोटो देखते हैं कुछ, अब मैं बता रहा हूं क्या था। अब देखो आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो तो लिखा था। ये क्या बोलते हैं कि ए पोजीशन को देखो, ये बोलते हैं कि ऐसे कुछ के डस्ट क्लाउड टाइप का था, नेबुला, नेबुला, इट इज सो कॉल्ड डस्ट क्लाउड, है ना। बस ये बेसिक चीजें आप याद रखना। नेबुलर हाइपोथेसिस में नेबुला तो आएगा, है ना। तो नेबुला था, इससे क्या हुआ कि नेबुला थोड़ा थोड़ा सर्कुलेट होने लगा, रोटेशन होने लगा, क्योंकि जिससे कि टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। तो नेबुला था स्टार्टिंग में, ऐसी गैस का एक डस्ट क्लाउड था, रोटेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर एक धीरे धीरे आपस में, जैसे आपने देखो घर में, इफ यू यूज टू बी इन विलेज एरिया, देन आपने जो घी मेकिंग देखा है, घी मेकिंग बटर, है ना। तो पीपल यूज टू दिस डू दिस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ऐसे घी को मथते हैं, तो ऐसे चीजें नहीं अलग अलग सेपरेट हो जाती है, दिस इज द क्रीम एंड दिस इज द रेजिडुअल मिल्क, करेक्ट। सिमिलर सिचुएशन यूज टू हैपन हियर इन द रोटेशन, है, बिकॉज दिस इज रोटेशन। कि क्या होता है कि छोटे छोटे चीजें ये डिस्क के फॉर्म में बन जाती हैं इकट्ठी होके, मतलब कि कंडेंसेशन, जो 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 हैवियर मेटल्स हैं वो इकट्ठे एक जगह पे आने लगते हैं, हल्की हल्की चीजें बाहर जाने लगती हैं। तो फाइनली क्या होता है, नेबुला इवेंचुअली फ्लैटेंड इनटू डिस्क, दैट क्लाउड बिकेम अ डिस्क टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले तो क्लाउड ऐसे ऐसे था, नाउ इट बिकेम लाइक दिस डिस्क, ओके। दिस इज नेबुलर हाइपोथेसिस। धीरे धीरे ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है कि सेंटर पे इसके जो हीलियम और जो गैसेस वगैरह थी ना, वो सारी इकट्ठी हो जाती। हीलियम और हाइड्रोजन अगर आपने सुना होगा, दे आर इनफ्लेमेबल, वो जलने लगती हैं, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के ऐसे समझो कि एक जगह इकट्ठी हो गई और वहां से फ्यूजन वगैरह हुआ, तो सन हो गया, और किनारे किनारे ये डस्ट बनी रही, ओके। लेट मी टेक अनदर कलर। ये जो डस्ट थी किनारे किनारे ऐसे बनी रही, नाउ दिस डस्ट गॉट एक्यूमुलेटेड एंड दे बिकम प्लैनेट्स। ये देखो फाइनली फिर सन बन गया एंड इट बिकेम
प्लैनेट जो अपनी ऑर्बिट्स में ऐसे ऐसे रोटेट होने लगे। समझ में आ रही बात को? नहीं आ रही तो थोड़ा इतना समझ लो कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ हुआ था। ओके, सो एज द सन वाज फॉर्मिंग इन द सेंटर ऑफ द नेबुला, just a minute, nebula, dust particles in the outer regions combine to form planetesimals a few kilometer across। planetesimals क्या होता है? छोटे छोटे planets जो बन जाते हैं। अब इसको समझते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस क्लियर? ठीक है, हैव यू क्लियर विद इट? सो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस। ये आपको फोटोज आपकी पीडीएफ जो मैंने दिए दे वर नॉट प्रेजेंट इन दैट। इन केस यू वांट टू अटैच विद देम, आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेते रहना जो आपको अगर स्क्रीन पे आ रहे हो। स्क्रीनशॉट एक्चुअली अगर पॉसिबल ना भी हो तो कोई बात नहीं है, आप बस इसको देख के समझते जाओ, छोटे छोटे अपने में डायग्राम बना लेना नोट्स में। इन द लेटर डेट जब मैं ये जैसे जैसे मेरे को फोटोज पता लगता जाएगा विद द लेक्चर्स कि मैं उस चैप्टर में अटैच करता रहूंगा, ठीक है। आई विल बी अटैचिंग ऑल दीज फोटोग्राफ्स विद सब्सिक्वेंट चैप्टर्स एंड लेटर ऑन a combined PDF I'll post in the group. Okay, so you just don't need to worry कि ये सब फोटोज मेरे PDF में नहीं लगी है, नहीं लगी, ठीक है। So this was nebula, ठीक है। ये थोड़ा एक्रेशन प्रोसेस होता है, ये सब ऐसे डिस्क बन जाता है। दिस इज द डिस्क। ओके, नाउ डिस्क के सेंटर पे हैवी मेटल्स आ जाते हैं और वो हीलियम वगैरह सब कुछ इकट्ठे होके हीलियम वगैरह यहाँ पे आ जाता है, फिर उससे सन बनने लगता है, बर्न होके, और फाइनली ये प्लैनेटेसिमल मतलब छोटे छोटे प्लैनेट्स बन जाते हैं, फिर वो बड़े मिलके आपस में बड़ा प्लैनेट बना लगे, बताते हैं। ठीक है, तो दिस इज अगेन द सेम पिक्चर। दिस इज नेबुला, फिर इससे ऐसा हुआ, फिर ये डिस्क टाइप का हो गया, डिस्क टाइप के सेंटर में देखो सन बन गया, बाद में ये ऑर्बिट्स में अपने प्लैनेट्स बन जाते हैं। तो दिस इज सो कॉल्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दिस इज ओल्डर थ्योरी, है ना। ओल्डर लोगों ने जब इसको बताया था कि ये कैसे होता था। सो इसको अब पढ़ते हैं। तो नेबुलर हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गई, बट दिस इज हाइपोथेसिस। ओके, हाइपोथेसिस है मतलब कि वो चीजें जरूरी नहीं है, ये हाइपोथेटिकल बातें थी, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो कुछ आप कीवर्ड्स याद रखना, डिस्क शेप्ड, ठीक है, एक्रेशन प्रोसेस, और फिर वो जो नेबुला था, क्राउड था, ठीक है। ये सब बातें पुराने जमाने में हुई थी। नाउ व्हेन द लेटर पीरियड केम इन द मॉडर्न टाइम, दे टॉक्ड अबाउट नॉट ओनली origin of earth but they mainly talked about origin of universe। समझ में आ रहा? यूनिवर्स की बातें करते हैं, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि दे टॉक्ड अबाउट यूनिवर्स रादर देन जस्ट अर्थ। ओके, द मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट यहाँ पे देखो, बस याद रखना है, एक तो भाई इमानुएल कांत और लाप्लास, बस ये दो नाम याद रखो। नेबुलर हाइपोथेसिस, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो सबसे फेमस अब बाद में क्या आई, इसको बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। अर्लियर वाज नेबुलर हाइपोथेसिस। ओके, नेबुला मींस क्लाउड। सो दिस इज मॉडर्न, और इसमें एडविन हबल टेलीस्कोप सुना, यूएस का हबल टेलीस्कोप, यू माइट बी स्टडिंग इन करंट अफेयर। ओके, आई थिंक इट इज ऑफ यूएस ओनली, हबल टेलीस्कोप, शायद उसको भी शायद डिस्कार्ड कर दिया गया। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को समझाया। देखो, बिग बैंग थ्योरी का भी हम छोटा सा वीडियो देखेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या था, ही सेड कि एक जो यूनिवर्स है इट इज कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। बिग बैंग थ्योरी का मतलब है कुछ तो बिग बैंग टाइप का, ब्लास्ट टाइप का हुआ ही होगा, ठीक है। बताते हैं अभी कैसा हुआ था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया कि जैसे कि ये बोलते हैं, चलो यहाँ पे अभी नहीं सुनना है, ये भी बताता हूं मैं क्या है। इनके हिसाब से क्या होता है, इनके हिसाब से बोला गया कि बिग बैंग थ्योरी considers the following stages in the development of universe, how the universe got developed. They did not talk about only earth, they focused on development of universe. So they said in the beginning all matter forming the universe existing in one place in the form of a tiny ball, वो छोटी सी बॉल थी, क्यूट सी, छोटी सी, है ना। और इट इज सो कॉल्ड सिंगुलर एटम, कि दुनिया में, इसको याद रखना, बहुत बड़ा एटम नहीं था, अगर कल को कोई पूछता है तो इट इज वेरी टाइनी बॉल, बट विद एन अनइमेजिनली स्मॉल वॉल्यूम, बहुत छोटा सा, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी, ये वर्ड्स याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है, ये ब्लास्ट करता है, टिनी बॉल जो होती है ना, सिंगुलर एटम, इट गॉट ब्लास्टेड। सो टिनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, दिस लेड टू ह्यूज एक्सपेंशन होता है, ठीक है। और इस एक्सपेंशन ये आज तक कंटिन्यू हुआ जा रहा है, बताते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद ये टिनी बॉल सेटल होने लगता है, ठंडा होता है थोड़ा थोड़ा, और फिर यूनिवर्स बनना लगता है, फिर एक एटम बनता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जितनी कंपाइल्ड थी दिस इनफाइनाइट डेंसिटी वाले छोटे से टिनी बॉल में, इट गॉट एनर्जी। हमें पता है ना, न्यूटन भी, आइंस्टाइन भी कहना था E=mc², है ना। तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है ना। सो नाउ दिस एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू मास, मीन्स फिजिकल फॉर्म, और फिर बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर होता है, वो फिजिकल फॉर्म धीरे धीरे जो गैसियस फॉर्म्स होती है वो एटॉमिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे यूनिवर्स
ट्रांसपेरेंट बन जाता है, ठीक है, धीरे धीरे बनना शुरू होता है यूनिवर्स, ठीक है, बताते हैं, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज क्या चीज है बताते हैं। एन ऑल्टरनेटिव टू दिस वाज, ठीक है, स्टेडी स्टेट कोई मतलब नहीं है, यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये समझो यहाँ से, दिस इज द सिंगुलरिटी, दिस इज द सिंगुलर एटम, ठीक है, इसको सिंगुलरिटी थ्योरी भी बोलते हैं, करेक्ट। ये क्या हम पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स कैसे बना। अर्लियर वी रेड अबाउट हाउ दिस अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस, करेक्ट। सो इट सेज सिंगल एटम था, बड़ाम से उसका ब्लास्ट होता है, ये देखो ब्लास्ट हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है। अब एक्सप्लोजन के बाद वही थोड़ा थोड़ा नेबुलर कंसेप्ट आप दिमाग में रखोगी, एक्सपेंशन के बाद छोटी छोटी सी चीजें, वही एक तरीके से सन बन रहा है यहाँ पे, एक जगह पे दूसरा सन बन रहा है। अर्लियर वो कह रहे थे केवल एक सन है, वैसे छोटे छोटे बहुत सन बनते हैं, और उस सन के बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सन्स बनते हैं। अब इन कॉम्बिनेशन ऑफ सन्स को या कुछ भी स्टार्स को बोलोगे क्या, गैलेक्सी। गैलेक्सीज जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे सन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, उस गैलेक्सी में, ठीक है। सो अब ये गैलेक्सी बनती हैं, गैलेक्सीज बोलते हैं। अब ये गैलेक्सीज और फैलती जाती हैं, देखो बाद में इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज हाउ यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। इनके बीच में स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए दे गेव अ बैलून एक्सपेरिमेंट। कैसे, उन्होंने देखो बताया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अगर कल को कोई पूछे, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, if anybody asks you that universe is continuously expanding, this is according to which theory, this is according to big bang theory, not nebular hypothesis, okay। तो इसका मतलब इन्होंने बोला कि एक बलून लो आप, सपोज दिस इज बलून, ओके, फिर आप इसको जैसे फूलता है तो बलून कैसा होगा, बड़ा होगा ना। तो अगर आपने इस पे कुछ डॉट्स बनाए थे ऐसे तीन, तो ये डॉट्स ऐसे दिखेंगे, है ना। तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, तो मतलब ये अगर गैलेक्सीज थी यूनिवर्स में तो दे आर कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। तो इसको वही जो जो बलून थ्योरी है, इन्फ्लेटिंग द बलून थ्योरी, वही बताया, ठीक है। तो सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज आल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयरबाय द यूनिवर्स इज कंसीडर्ड टू बी एक्सपेंडिंग। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस। ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, बट जितना इंटरेस्टिंग हो सकता है आई एम ट्राइंग, ठीक है। समझना चाहिए आपको, जो जो चीजें हैं, दो थ्योरीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे टूटा। अब इसके बारे में चलो मैं देखता हूँ, थोड़ा मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। चलो ट्राई कर रहा हूँ कि आप देखो इसको। देखो यूनिवर्स कैसे बना, हम इसको जरा देखते हैं, ठीक है। आप सुनिए जरा इसको, जस्ट वीडियो को थोड़ा देखना है ना। मैं इसको प्ले करता हूँ। From the primordial cloud of gas and cosmic dust, gravity forged the stars. Gravity connects star systems together in vast galaxies and steers them on their journey through unbounded space. The relentless flow of time has driven the evolution of the universe and created extraordinary wonders. Some galaxies form so close together that they're locked in a gravitational embrace. What a magnificent sight it would be. सो यू हैव सीन कि कैसे वो टेनी जो बॉल थी एक्सपेंड करती है, करेक्ट, और फिर उसके बाद गैलेक्सीज बनती है, जो आपको गैलेक्सीज दिखाई थी। तो ये सब बिग बैंग थ्योरी बोलती है। आपको समझ में आ रहा है, ये सब बिग बैंग थ्योरी का कंसीडरेशन है कि और बताता हूं आपको, सॉरी। आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, राइट। नाउ लेट अस मूव अबाउट हाउ दीज स्टार्स फॉर्म, है ना, कि ये स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ये जो मैटर और एनर्जी है, ये आपस में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। तो अ गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। व्हाट इज दिस गैलेक्सी,
हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये क्या होता है, गैलेक्सीज स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर हम देखेंगे अभी क्या होता है। ये सब होता है, a galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called as nebula। नेबुला तो मतलब भाई वो क्लाउड का मतलब होता है, ठीक है। इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस। दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू बिटवीन डेंसर गैसियस बॉडीज गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। समझ में आ रहा है। अ फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस सम 5-6 मिलियन एगो। क्या होता है कि जो टिनी बॉल में जब एक्सपेंशन हुआ तब ये तो कहीं ना कहीं जो कंपाइल था मैटर, अब मैटर टूट रहा है ना। द मैटर जो हो रहा है वो अब दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू गैसेस। गैसेस मींस एनर्जी। अब वो क्या होती है, जब जो अभी आपको वीडियो में दिखा था, अब जो ये टिनी बॉल जब टूटी है तो एनर्जी निकली, तो एनर्जी में कुछ गैसेस वगैरह किसी गैसियस फॉर्म में एनर्जी होगी, तो क्या होती है हीलियम और हाइड्रोजन वगैरह जो होती है वो जब कंबाइन हो जाती हैं आपस में तो दे बिकम अ स्टार, बिकॉज जलता है हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है। फ्यूजन वगैरह होता है, आपको सुना होगा कि सन के अंदर क्या है। और बाकी के कुछ गैसियस जो क्लम्प्स ऑफ जो ये जो गैसेस का जो और क्लम्प्स है वो इसके चारों तरफ घूमने लगता है, बाद में ये छोटे छोटे मिलके क्या बनाते हैं, प्लेनेटेसिमल्स। अभी आपको पता चलेगा, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे ये स्टार बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैसियस फॉर्म आ गया। और फिर बाकी के जो और गैसियस होते हैं वो मैटर होता है, वो आपस में छोटे छोटे फॉर्म में टहलने लगता है, ठीक है। वो वही पुराने वाला कंसेप्ट अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। तो फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसा होता है, देखो सन तो हमने देख लिया कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार, स्टार मींस अ सन, वो तो हो गया कि एनर्जी और जो हीलियम वगैरह मिलके एक जगह इकट्ठे हो गए तो वो सन बन गया गैलेक्सी के अंदर, ठीक है। जहां जहां पे वो एक्यूमुलेशन होगा at those places we will see the formation of stars means sun। अब planets कैसे बनते हैं, अभी ये हम बॉक्स देखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला। नेबुला मींस जो जितना भी टिनी गैस ये सब निकला था ना ब्लास्ट से, बहुत जगह नेबुला आया था ऐसे ऐसे करके, वो नेबुलर थ्योरी का कंसेप्ट अब यूज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ये यूनिवर्स के बारे में बता रहे हैं। अब ये नेबुला का एक सन बन जाएगा, सन बन जाएगा, सन बन जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इनमें सब में ये सन बहुत सारे बन जाएंगे, अंदर अंदर भी बन जाएंगे, तो इसको गैलेक्सीज बोले जाते हैं। और ये गैलेक्सीज आपस में दूर दूर हो रही हैं, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट नेबुलर जो अपना अपना बिग बैंग थ्योरी का है, ठीक है। So the stars are localized lumps of gases. The gravitation force within the lumps leads to formation of a core of the core to the gas cloud, and a huge rotating disk of gas and dust develops around the gas core। तो मतलब कि अब वो गैस जो है वो हीलियम हीलियम वगैरह है, ये सब एक जगह कंपाइल हो जाते हैं और ये बन गया अपना स्टार। लेकिन इस स्टार के चारों तरफ बाकी की जो डस्ट है, जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है मैटर में, दैट इज ओनली डस्ट, नेबुलर डस्ट, है ना। अब उनसे देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। ये सब चीजें भी मैं इस पेज पे दोबारा आ रहा हूँ, है ना, ठीक है। वो सब टहल ये घूमने लगती हैं स्टार के चारों तरफ ऐसे से, ये डस्ट रोटेट कर रही है। इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। तो जो गैसेस थी ये तो कंडेंस होके अंदर का जो कोर मटेरियल बना रही है, एक सोलर सिस्टम का काइंड ऑफ, है ना। और जो बाहर का जो है ये भी कंडेंस होने लगता है अपने आपस में छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट में, ठीक है। दीज स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन, कोहेशन मींस मिल जाना, डेवलप्स इनटू व्हाट इज सो कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स। जो छोटे छोटे से जो होते हैं ना प्लैनेटेसिमल्स, ये छोटे छोटे से प्लैनेट बन जाते हैं। अब लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशन अट्रैक्शन कॉजेज द मेटल स्टिक टुगेदर। प्लैनेटेसिमल्स आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। तो प्लैनेटेसिमल्स क्या होते हैं कि जब जैसे जो एक जो बीच में मान लो आपको सन हो रहा है, तो छोटे छोटे से ये जो प्लैनेटेसिमल्स बनना है ये इनके एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ग्रेविटेशन यही बोलता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो आपस में ये बड़े बड़े ऐसे ऐसे मिलने लगेंगे, बड़े बड़े बन जाएंगे, फिर आपस में मिल मिल के फिर एक और बड़ा बनाएंगे, दीज बिकम एक्चुअली स्टार। तो जो प्लैनेटेसिमल्स होते हैं, जो एक प्रोसेस होता है, इट इज सो कॉल्ड एक्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि गैसेस अंदर चली गई, सॉलिड बाहर आ गया, तो उससे क्या बन जाता है एक प्लैनेट। तो प्लैनेट उस सन के चारों तरफ घूमने लगते हैं, ठीक है। इन द फाइनल स्टेज दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स accrete मींस एक्रीशन का प्रोसेस टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। समझ में आया, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। तो ये पूरी थ्योरी थी किसकी, इस बिग बैंग थ्योरी को। अब देखो ग्राफिकली समझते हैं, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स अगेन थ्रू बिग बैंग थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बिग बैंग अकर्स हियर एट द t इक्वल टू 0, दिस इज टाइम। तो 380,000 ईयर बाद क्या होता है, ये यहाँ से ये गैसेस वगैरह कंपाइल होना शुरू करती हैं, लेकिन अभी तक कोई यूनिवर्स वैसा नहीं बना, तो ये सब अंधेरा है,
सब अंधेरा है, क्योंकि कोई अभी सोलर सिस्टम जनरेट नहीं हुआ, कोई स्टार फॉर्मेशन नहीं हुआ है, करेक्ट। तो इसको बोला जाता है अंधेरा है, तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा है ना, तो डार्क केसेस बोलते हैं इसको। अब फिर बाद में क्या होता है, फर्स्ट स्टार अपीयर्स। आपको पता है कैसे बना होगा, वो हीलियम वगैरह गैसेस वगैरह मिलके ना, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, फ्यूजन वगैरह आप ना सुनो, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। फिर अब ये स्टार्स मिलके फिर ऐसे फिर उनके चारों तरफ फिर वो बनता है नेबुला, फिर प्लैनेट्स बनते हैं, और उस गैलेक्सीज बनती है, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो अर्ली गैलेक्सीज अपीयर। फिर वो गैलेक्सीज जाते जाते हैं अलग अलग, फिर धीरे धीरे यहाँ पे अपना सोलर सिस्टम भी ऐसे बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे, मॉडर्न गैलेक्सीज हैं। तो आप देख रहे हो ये तो यूनिवर्स ऐसे ऐसे फैल रहा है ना, ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो दिस इज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, दिस इज टुडे मॉडर्न, ये सब चीजें हैं। तो आपको समझ में आएगा कि इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। याद रखना, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज रिलेटेड टू दिस बिग बैंग थ्योरी ओनली, मॉडर्न थ्योरी है, ठीक है। हमने कहाँ पे छोड़ा था, ठीक है चलो। अब जब ये यहाँ पे बोला गया था कि कितना दूर है, चलो मैं आपको बताता हूँ लाइट ईयर अब क्या होता है। लाइट ईयर का एक कंसेप्ट समझो क्या होता है। लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर, ईयर लग रहा हो टाइम है, बट नो, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। छोटे छोटे वनडे एग्जाम में सब जगह पूछा जाता है, लोग इसको गलत कर देते हैं कि टाइम का नहीं है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अब कितना होता है देखो समझो, यहाँ पे समझते हैं। एक लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर, लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ओके। हाउ, सन है, सपोज दिस इज अ सन, अब उससे ये रेज निकल रही है ना, सन रेज। तो ये सन रेज एक साल के अंदर कितनी दूर तक चलेंगी, दैट डिस्टेंस इज सो कॉल्ड वन लाइट ईयर। इतना याद रखो बस, द डिस्टेंस ट्रेवल वाइड सन रेज, ठीक है, स्टेट सन रेज इन वन ईयर इज सो कॉल्ड वन लाइट ईयर। तो मतलब कि ये डिस्टेंस बोल रहे हो ना, मान लो अगर ये x डिस्टेंस है, तो x इक्वल टू वन लाइट ईयर हो गया, x किलोमीटर, है ना। समझ में आ गया, समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, इसको लाइट ईयर में बोलोगे, लाइट ईयर में ही बोलना होता है द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, कि सन एक साल के अंदर जितनी दूरी तय करती है, इट इज टर्म्ड एज वन लाइट ईयर, ओके। तो डिस्टेंस का मेजरमेंट है। अब देखा जाए तो अगर सन की स्पीड देखा जाए, जो लाइट वेव्स हैं उनकी स्पीड क्या होती है, उनकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, ये आपने 12th में पढ़ा होगा। सी इज द, साइंस बैकग्राउंड को तो सबको पता होगा, सी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सन लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। अब किलोमीटर पर सेकेंड में लिखोगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो कंसिडरिंग दिस, द डिस्टेंसेस द लाइट विल ट्रेवल इन वन ईयर इज टेकन टू बी वन लाइट ईयर, दिस इक्वल टू दिस किलोमीटर। अगर आपको वन लाइट ईयर कितने किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस में बताएंगे ना, वन लाइट ईयर इक्वल टू दिस दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो आप याद रखना कि इतनी होती है ना, कि 9.461 इंटू 10⁻12। इसको अप्रोक्सीमेटेड बोलोगे, अप्रोक्सीमेटेड 10 इंटू 10⁻12, मतलब कि अप्रोक्सीमेटेड बोला जाता है 10⁻13 किलोमीटर, ये लमसम है ना। अब ऐसे ही देखा जाए, एक और आपको फैक्ट याद रखना है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज दिस। इसको अप्रोक्सीमेटेड में बोलोगे तो 150 मिलियन किलोमीटर, मिलियन मींस 10⁻5, ओके, 10⁻5, नो 10⁻6, 10⁻6, is this correct? I'm saying correct, just a minute. This is 150, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ तो सही तो है, तो 10⁻6 होता है, मींस 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, ओके। ये अप्रोक्सीमेशन में इतना याद रखो, ठीक है। तो ये मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज दिस। सो इन टर्म्स ऑफ, इफ वी से कि इसको कन्वर्ट करो, बिकॉज दिस इज आल्सो डिस्टेंस बट इट इज इन किलोमीटर, बट आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू लाइट ईयर, सो इट विल बी सेड एज 8.33 मिनट्स लाइट ईयर, है ना, लाइट ईयर के टर्म में 8 मिनट्स, ठीक है। बस इतना याद रखो, दिस इज द एक्चुअली टाइम, जितने टाइम में सनरेज अर्थ पे पहुंचती हैं, ठीक है। तो आपको 3 फैक्ट्स याद रखने, क्या क्या, एक लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, वो डिस्टेंस का मेजरमेंट का यूनिट है, ठीक है। और अर्थ की जो स्पीड, वो लाइट रेज की जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड तो वो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बट अगर देखा जाए कि एक लाइट ईयर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो याद रखना दिस इज द फैक्ट, 10⁻13 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली यू कैन से
और बोला जाए कि लाइट जो अर्थ तक पहुंचती है कितने टाइम में पहुंचती है, वो 8 मिनट में आप बोलोगे, ठीक है। अगर लाइट ईयर के टर्म में बोला जाए तो मिनट्स में, कितने में मिनट्स में बोलोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अर्थ और उसके बीच की दूरी कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर, और इसको लाइट ईयर में बोलोगे तो अगेन वही सेम चीज है, 8 मिनट्स, ठीक है। तो 8 मिनट का मतलब लाइट जितनी दूर में जितनी दूरी चल रही है, बात तो वही हुई ना, कंसेप्ट तो वही है ना। तो इतनी चीजें रट लो, ज्यादा दिमाग में लगाना नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे होता है, लेट अस सी। ये हम सब देख चुके हैं। द स्टार्स आर लोकलाइज लम्प्स ऑफ, ठीक है, द ग्रेविटेशनल, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा देख लो, कुछ लिखा है। While galaxies were expanding, low density matter like H2, helium came together, ठीक है, क्योंकि लो डेंसिटी थी तो जिससे कि सन बन जाता है, ठीक है। पहले फिर क्या होता है, फर्स्ट फ्यूजन होता है उन गैसेस में, तो जिससे कि स्टार फॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक है, H2 हीलियम बन के, क्योंकि ये जलने वाली गैसेस है ना। तो लेटर ऑन क्या होता है, हैवी डेंसिटी केम टुगेदर, उससे क्या बनता है, प्लैनेट्स, मतलब कि ये डस्ट जो होती है ना, डस्ट, पहले तो ये अर्थ जो सन बन जाता है, ठीक है। तो स्टार्स फॉर्म होते हैं कैसे, वो हमें पता है कि पहले फ्यूजन ऑफ गैसेस हो जाता है, वो मिल जाते हैं, वो जलने लगते हैं तो स्टार बन गया, बाकी की जो डस्ट एक्यूमुलेट होती है उनसे अपना बन जाते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। ये सब हम पढ़ लिया। चलो भाई, अब अपना सोलर सिस्टम के, अपने प्यारे सोलर सिस्टम, चंद्रमा वगैरह, सूरज की बात करते हैं। आर सोलर सिस्टम ये कब बना होगा, वही नेबुला वगैरह सब हमने सोच लिया कब बना था, कोई बात नहीं है। सन है जो अपना स्टार है उसको सन बोलते हैं, उस और 63 मून्स है इसमें किताब में जो लिखा है, बाकी लेटेस्ट में कुछ और हो गए होंगे, अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, क्या होते हैं हम बताते हैं, कॉमेट्स हैं, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेस हैं। अभी एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जो मार्स और जुपिटर हैं, जैसे कि ये सन है, ठीक है, फिर होएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, है ना, फिर आएगा अपना मार्स, फिर जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ चीजें पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बोलते हैं। ये घूम फिर के कभी कभी अर्थ की तरफ आने लगता है टकराने के लिए, ठीक है। तो एस्टेरॉयड्स आर दिस, और ये आउटर नेपच्यून के बाहर बाहर ये सब होते हैं, उनको कॉमेट्स बोलते हैं, बाद में बताते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो अपने में कौन कौन से सोलर सिस्टम में कौन कौन से हैं, एक कोड वर्ड याद रखो, जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ उनको सबको लिखते चलना है, इसीलिए मैंने इस किताब को ही स्कैन करवाया था कि बार बार आपको बताना ना पड़े, ठीक है। तो ये क्या है, मवमजू सनपी, ऐसे अपने मेरे साथ साथ 3-4 वालों, मवमजू सनपी, मवमजू सनपी मतलब कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब अपने सन का, अपने सोलर सिस्टम का ऑर्डर है, इसी इसी टाइप में ऑर्डर है। देखो ये क्या है, सन है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है, मवम जू, मवम आगे होगा, जू मीन्स जुपिटर, ये जुपिटर है, व्हाइट लो, ये जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर और मार्स के बीच में ये देखो छोटे छोटे मिल रहे हैं ना आपको, दीज आर एस्टेरॉइड्स या मीटियोर्स भी यहीं पे मीटराइड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक। फिर मवमजू सन पी, सन SUN, फिर पी मीन्स प्लूटो, तो आउटर हो गया, ठीक है। और फिर प्लूटो के बाद जो नेपच्यून की ऑर्बिट है उसके बाद जो जगह बोली जाती है वहां पे क्यूपियर बेल्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्यूपियर बेल्ट, याद रखना। कॉमेट्स वगैरह यहाँ होते हैं जिनको जैसे कि पूंछ टाइप की होती है, दे हैव टेल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, आईसी स्ट्रक्चर काइंड ऑफ होते हैं, वी विल सी लेटर ऑन इन द लेटर पीरियड, ठीक है। सो हमने क्या देख लिया, एक तो क्यूपियर बेल्ट देख लिया क्या होता है, बियॉन्ड जो नेपच्यून की ऑर्बिट है वहां पे जो ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं क्यूपियर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर दीज एस्टेरॉइड्स, दे आर लोकेटेड इन द मिडिल पोर्शन ऑफ जिस जुपिटर एंड मार्स, जुपिटर और मार्स के बीच में होता है। ये सब प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मून तो अपने चंद्रमा में ये बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो अब ये छोटी छोटी मगर मोटी बात है, कान लगा के थोड़ा सुनना है, ये कोड वर्ड याद है, मवमजू सनपी, इसको याद कर लेना, ठीक है। आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स, एक्चुअली 8 प्लैनेट्स भी अब बोले जाते हैं, ठीक है। ओके, सो ये मवमजू सनपी आपको याद रखना है, जब याद रहेगा दिमाग में तो इससे क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे कि आपको ऑर्डर क्या होता है, कौन पास में कौन। आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स, जो 8 भी बोले जाते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स और कॉल्ड एज इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स है। किताब में आपको ये हाईलाइटेड होगा, ये लाइन बनी होगी उसके, इनर प्लैनेट्स मतलब कि मरकरी, वीनस, ये इस चीज को देखो, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, है ना, दे आर कॉल्ड एज इनर प्लैनेट, मतलब कि अर्थ से जो पीछे वाले हैं, दे आर टर्म्ड एज, अर्थ के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो दे आर टर्म्ड एज, जो मरकरी और अर्थ, वीनस और मार्स, ये इनको चार, जो इनको मिलाया के स्टार्टिंग के 4 को क्या बोला जाता है, इनर प्लैनेट्स। बाकी के 4 जो माने जाते हैं मेन, उनको बोलते हैं हम आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। एज दे लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, द अदर 5 प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज आउटर प्लैनेट्स। तो जो
एस्टेरॉइड्स बेल्ट है, इसके इस तरफ जितने भी हैं उनको बोलते हैं हम इनर प्लैनेट्स। अल्टरनेटिवली द फर्स्ट फोर ऑल कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, मीनिंग द अर्थ लाइक ऑब्जेक्टिव ये प्लैनेट होते हैं। दे आर मेड अप, मैं तेरे को सारी लाइंस पढ़ा रहा हूं अभी क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है अभी, ठीक है, वरना आगे तो हम धीरे धीरे स्किप करेंगे, जरूरी नहीं हर लाइन को पढ़ना। बाहर वालों को बोलते हैं जुपिटर लाइक प्लैनेट, इनर वाले होते हैं अर्थ लाइक, बाहर वाले होते हैं जुपिटर, और जुपिटर जहां भी वर्ड आए तो उसको जोबियन भी हम बोल सकते हैं, जोबियन और गैस जाइंट प्लैनेट। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब कि ज्यादा सॉलिड है, ये गैस गैस लाइक होते हैं, ठीक है। जोबियन मींस जुपिटर लाइक, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर, ठीक है, ये ज्यादा बड़े होते हैं और दे हैव थिक एटमॉस्फेयर। क्यों, व्हाई, ये सब कंसेप्ट आपको आने चाहिए। मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, व्हाई, ये अंदर वाले प्लैनेट में क्यों है, बिकॉज ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो ये छोटे प्लैनेट्स होते हैं यहाँ के, बाहर वाले तो को बड़े बड़े हैं, जुपिटर सबसे बड़ा है, ठीक है, इनका जो होता है ग्रेविटेशनल पुल, अगर यहाँ लिखा हो तो हम पढ़ ही लेंगे, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो इनके बाहर एटमॉस्फेयर होता है उसको खींच के नहीं रख सकता, जो इसको गैसेस जो हैं, इन गैसेस को अगर खींच के रखता है ये अपने सेंटर की तरफ, तो ये गैसेस यहाँ पे ऐसे ऐसे बनी रहती हैं। लेकिन क्या होता है, एक तो यहाँ पे सन भी है पास में, तो इसकी सनरेज की जो सोलर विंड्स होती हैं वो इनको उड़ा देती हैं इन गैसेस को, ठीक है, यहाँ तक तो सनरेज इतनी पहुंच नहीं पाती। और एक ये होते बड़े, तो ये इनको गैसेस को अपने ऊपर बांध के भी रखते हैं। तो आप देखोगे जो बाहर वाले प्लैनेट्स उनको ऐसे, इनका एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है, बहुत सारी गैसेस इनमें कंपाइल्ड होती हैं, है ना। तो वाई आर इनर प्लैनेट्स रॉकी वाइल अदर्स आर मोस्टली इन गैसियस फॉर्म, इसका आंसर सोचो अभी, ठीक है, देखते हैं अभी। द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियल प्लैनेट्स कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द फॉलोइंग कंडीशन। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार वेयर इट वाज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मतलब कि ये इतना गर्म था, कोई गर्म चीज हमेशा रहेगा तो कंडेंसेशन होगा नहीं। वी हैव सीन, वी नो दैट कंडेंसेशन बिकम्स व्हेन द टेम्परेचर कूल्स डाउन, करेक्ट। लेकिन it was not the case in Jovian planets. Jovian planets were formed at a quite a distance location. उनके पास ऐसा सीन नहीं था। The solar wind was most intense near the sun. अब इसने भी क्या कर दिया, ब्लो ऑफ कर दिया, जो भी जो अपने जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के चारों तरफ जो गैसेस भरी थी ना, इनको उड़ा दिया सन ने, करेक्ट। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर, देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस, मतलब कि गैसेस को पकड़ के नहीं रख सके, जो हमने अभी बताया, ठीक है। मून के बारे में देखते हैं 2 मिनट बाद। पहले तो सोलर सिस्टम की कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। लोग ये सब मैं बोल रहा हूँ अभी दावे के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ, इस लेक्चर में बोल रहा हूँ, आप प्रूफ करना जाके। मैं आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा फ्रॉम दिस दिस टेबल ओनली, आप अपने साथ वालों के साथ पूछना जाके, और देखना एनसीईआरटी कैसे पढ़ी है लोगों ने, ठीक है। लोग नहीं पढ़ते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन एमसीक्यू डेवलप नहीं करते हैं कि एमसीक्यू एप्टीट्यूड कैसे होता है। सोलर सिस्टम की बात देखते हैं, सारे प्लैनेट्स के बारे में। डिस्टेंस ये अर्थ सन से हम बता रहे हैं, ठीक है। सन से डिस्टेंस अगर हम अर्थ की माने तो वो इतनी है, ठीक है, इतनी मानी गई है। चलो मैं वन यूनिट ले रहा हूं, ठीक है, 1 यूनिट ले रहा हूं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ले रहा हूं, ठीक है, अर्थ को रेफरेंस मान के कि इस अर्थ इतनी दूर है उससे, ठीक है। अब क्या होता है, वीनस और पास है तो 0.7 रेफरेंस मान रहा हूं, ठीक है, और ये 0.3, मतलब कि अर्थ से इतनी इतनी दूर है, मतलब कि सन से इतनी दूर है, मार्स इतनी दूर है, जुपिटर, इन सबको छोड़ दो अभी। अब जरा केवल इन सब चीजों में थोड़ा कंपैरिजन देखना, इनसे क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं आएगा, जरूर आएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, ठीक है। डेंसिटी देखा जाए तो मरकरी की इतनी है क्योंकि ये ज्यादा सॉलिड है। जैसे जैसे इस साइड बढ़ोगे तो आपको डेंसिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, और यहाँ पे ये गैसियस प्लैनेट्स बोले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी डेंसिटी कम मानी जाती है, ठीक है, देखो डेंसिटी लगभग थोड़ी थोड़ी कम होगी। तो देखा जाए कंपैरिजन बोल रहा हूँ, एकदम हार्ड एंड फास्ट उसको ना लेना कि डेंसिटी ऐसे ऐसे एक पैटर्न देखा गया, लेकिन आप डेंसिटी को थोड़ा कंपेयर, ऐसा नहीं बोलना कि सर ये 5.4 है सर, यहाँ पे तो 5.5 हो गया, मतलब ये जनरल पैटर्न देखा जाता है, ठीक है। आप देखना कि चलो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वीनस की डेंसिटी देखो लगभग मिलती जुई है, या कि मार्स की, इन तीनों चीजों में जरा कंपेयर करना। द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज सिमिलर टू दैट इज ऑफ वीनस, राइट, इट इज नॉट सिमिलर टू मार्स, ठीक है। नाउ अगेन सी द रेडियस पैरामीटर, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 1, then the radius of Venus is 0.9, 0.95, almost similar, correct, almost similar. However, the radius of Mars is almost half of that of Earth. Probable question मन में सोचो, just think about the question. Can you frame any question out of it? Yes, you must be forming it. Okay? तो देखा जाए तो मार्स की लगभग हाफ है ना, स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन बना सकते हो ना।
अगेन देखा जाए तो सिमिलरिटी ज्यादा किस में मिल रही है, वीनस में अर्थ से मिल रही है या मार्स के साथ मिल रही है, वीनस के, इसीलिए वीनस को बोला जाता है द सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ। वी डोंट कॉल मार्स एज अ सिस्टर प्लैनेट, नो। मरकरी अरकरी ये तो सब अलग हो गया, तो इन तीनों में जरा कंपैरिजन देख लेना। हाउएवर हम लोग जो कर रहे हैं, जो साइंटिफिक जो एविडेंसेस हो रहे हैं वो मार्स पे सेटल होने के लिए हो रहे हैं, है ना, मार्स से सेटल होने के लिए हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज जो मार्स का टेम्परेचर है वो यहाँ नहीं लिखा है, दैट इज हैबिटेबल, दैट इज हैबिटेबल दैट ऑफ अर्थ। तो इसीलिए मार्स पे हम लोग लाइफ सोच रहे हैं, ना कि वीनस पे। हाउएवर इन द फिजिकल स्ट्रक्चर दिस वीनस इज सिमिलर टू अर्थ, बट वी आर सर्चिंग द लाइफ ऑन मार्स बिकॉज वी वांट टू थिंक कि यहाँ पे पानी हो सकता है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए तो नियरर टू अर्थ कौन सा है, देखो अर्थ से अगर देखा जाए तो यहाँ से लगभग 0.01 का, 0.1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.5 का है, तो अर्थ के पास कौन सा है, वीनस। रेडियस, ये डेंसिटी सबसे लगभग किसकी आस, नो नो इट वाज डेंसिटी, डेंसिटी सॉरी, डेंसिटी किसकी बराबर है, अर्थ से, ठीक है। डेंसिटी ये है, और रेडियस देखा जाए किससे सिमिलर है, वीनस से। अब देखो और इंपॉर्टेंट चीज, जरा डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ देख लो, यहाँ पे लगभग कितना डिफरेंस आ रहा है, लगभग 0.3 का, और यहाँ पे कितना आ रहा है, लगभग 0.5 का। फिर भी देखा जाए वीनस पास में है अर्थ से, है ना, एक और पॉइंट मिला नया, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। सो अगर आपको बोला जाए कि अर्थ के पास में कौन सा है, इट इज वीनस ओनली, वीनस, हाँ, तो याद रखना है वीनस इज नियरर टू अर्थ। और अगर वैसे भी याद रखना है तो देखो यहाँ पे लिखा है वीनस इज मोर क्लोजर टू अर्थ देन मार्स, करेक्ट। इसीलिए वीनस को अगर आप नेकेड आई से भी बोला जाता है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग या इवनिंग स्टार, ये सबसे ज्यादा चमकता है, ठीक है। शुक्र तारा आपने सुना होगा, आई थिंक शुक्र इज हिंदी में बोलते हैं, दैट इज वीनस ओनली, है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने निकाल के लिखे हैं, ये फॉर बोथ डेंसिटी एंड रेडियस, वीनस एंड मार्स बोथ हैव लेसर वैल्यूज देन अर्थ। देख लो डेंसिटी और रेडियस, ठीक है, दोनों के कम है, ये प्रोबेबल क्वेश्चन है। हाउएवर ऑर्डर इज अर्थ, वीनस एंड मार्स। नाउ यू पीपल शुड मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट। एक तो इससे बनाना है, ऑर्डर पूछना क्या है 1 2 3 लगा के, ठीक है, और ये एक स्टेटमेंट से बनाना। देखते हैं कौन आपको मेरे को क्वेश्चन बना के भेजता है, ठीक है। नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, इट इज फॉर योर बेनिफिट्स कि आपको एमसीक्यू डेवलप कराना है ना। ये देखो ऐसे ये इस पूरी किताब में होने वाला है, ऐसे जहां जहां पे आपको टेबल मिले, वेयर एवर यू गेट दिस टाइप ऑफ टेबल्स, जस्ट थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, please think of a question, because I have seen a lot of question out of this book, but people don't know that question came from this book only. मैं आपको दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। you people must be understanding कि क्वेश्चन बनते कैसे यूपीएससी वाले। यूपीएससी will be thinking of this table, but you people when you go through this table, आप इसको ऐसे देख के निकाल दो कि हाँ चलो कुछ डेटा लिखा है, बैठो पीएचडी करो, रिसर्च करो, ठीक है। मैंने कम से कम नहीं तो इस पे जब मैं पढ़ता होता अपने टाइम में, तो कम से कम नहीं तो 1 घंटे इस पे सोचता रहूंगा कि प्रोबेबल क्वेश्चन है। मैंने कम से कम आउट ऑफ दिस टेबल आई माई सेल्फ हैव डिजाइन एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, मैं अभी बता दूं आपको, है ना। ये जैसे क्वेश्चन के स्टेटमेंट आप बना के रखो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो मैं आपको फोटोग्राफ समझा दिया, फाइन। नाउ ये कहाँ पे चल रहा था, मून की बात करते हैं। चलो मून हमने यहाँ पे छोड़ा था। मून कैसे बना, देखो बोला जाता है कि डार्विन ने सजेस्ट किया कि द अर्थ एंड मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, द होल मास, बताते हैं, बिकेम अ डम्बल शेप्ड बॉडी, मतलब कि ऐसे कुछ अर्थ था, इससे कुछ कनेक्शन ऐसे कुछ था, ऐसे मून था छोटा सा, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इवेंचुअली इट ब्रोक, ये टूट गया, तो फिर एक मून और अर्थ अलग अलग बन गए, ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में साइंटिस्ट कुछ और बोलते हैं कि जाइंट इम्पैक्ट है, बिग स्प्लैट इवेंट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पहले अर्थ रहा होगा, इस पे चलो आज एक गोला बनाते हैं, अच्छा, ये अर्थ रहा होगा, इस पे किसी ने अटैक किया आके ऐसे, ठीक है, तो उसका इतना हिस्सा टूट गया, और ये बाद में कैसा बन गया, एक अर्थ बन गया, ठीक है, और एक छोटा सा मून बन गया, सॉरी, और ये छोटा सा मून बन गया, ठीक है। तो ये अटैक से हुआ है, मतलब कि एक बिग स्प्लैट इवेंट हुई, तो ऐसे कोलाइड करके कोई बड़ी सी चीज इससे टकराई थी आगे, 3 टाइम्स दैट ऑफ मार्स, तो फिर इससे हुआ था, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अब देखो इवॉल्व कैसे हुआ अर्थ में, जैसे एटमॉस्फेयर वगैरह कैसे है। अर्थ इनिशियली वाज बैरन, आगे के ऊपर के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, मजाक में नहीं लेना है, ओके। डोंट टेक इट लाइटली दैट इट वाज जस्ट टाइम पास, कि आई एम डूइंग टाइम पास, नो।
पीपल हैव गॉन रॉन्ग इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, मैंने देखा है लोगों को। अभी मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, इफ आई मेक सम 3 or 4 क्वेश्चन with the purpose that I am trapping you, you will be trapped. Okay, so don't give this type of opportunity to the examiner कि it is easier to trap you. No, आप बोलो कि मेरे को क्वेश्चन दो, इस 4-5 पेजेस से मैं कर डालूंगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस यू मस्ट बी हैविंग, राइट। सो नाउ कमिंग टू दिस इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रॉकी एंड हॉप ऑब्जेक्ट विद इन थिन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन और हीलियम का था, ठीक है, कुछ ज्यादा था नहीं। चलते जाओ, ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर थोड़ी थोड़ी कैसे बनती है हम देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर समझते हैं। द अर्थ वाज मोस्टली इन द वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग द प्राइमोडल स्टेज, प्राइमोडल मींस प्राइमरी स्टेज, ठीक है। एज ए रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। अब क्या होता है, जो हमने अर्थ देखा था, डस्ट कलेक्ट हुई थी, ये जो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे, इनर प्लैनेट्स, अब इसमें भी अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, है ना। जैसे घी आपने देखा है, घी if you take it from market, then it looks like simple creamy texture. Later on in the summer period, you might have seen this case, oily things come here, then some creamy things, then here some granule type of things, है ना, दानेदार घी बोलते हैं उसको, है ना। there is a brand ब्रिटानिया का, पता नहीं, मैं भूल गया यार, मेरी किचन में क्या रहता है, आशीर्वाद का घी आता है, इट हैपेंस देयर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही क्या हुआ कि फिर ये इंटरनल जो चेंजेस अर्थ के, जो पहले अभी तक कुछ उस पर लाइफ तो आई नहीं है, तो बस ऐसे ही जो रॉकी सब्सटेंस वो आपस में मिक्स होना शुरू करते हैं, अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से अपने आप को सेटल करना शुरू करते हैं। दिस अलाउड हेवियर मटेरियल लाइक आयरन टू सिंक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। आयरन वायरन जो हैवी मेटल तो अर्थ की तरफ चले गए, और लाइटर वंस वो बाहर की तरफ, सरफेस की तरफ आ गए, ठीक है। फाइनली धीरे धीरे कूलिंग हुई, सॉलिडिफिकेशन एंड कंडेंसेशन हुआ, और प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से क्या होता है, द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। तो लेयरिंग टाइप की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सरफेस टू सेंटर पार्ट्स वी हैव लेयर्स। कौन कौन सी उस लेयर्स को बोला जाता है, क्रस्ट, मेंटल्स, आउटर कोर एंड इनर कोर। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर, मतलब कि आप समझ रहे हो ना, दिखाता हूं आपको, मतलब कि ऐसे समझ लो कि दिस इज द अर्थ, ठीक है, उसके अंदर कोर है, फिर एक और लेयर है, फिर एक और लेयर है, ऐसे करके। तो बाहर से अंदर की तरफ क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट मग इट अप और रिमेंबर दिस, कि मटेरियल की डेंसिटी इंक्रीज होती है। वी शैल डिस्कस इन डिटेल द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ, बाद में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर अब कैसे होता है समझो, और हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में पानी वगैरह कैसे आता है, एटमॉस्फेयर में गैसेस वगैरह। Our atmosphere consists of nitrogen 78%, oxygen 16 something, whatever that may be, 17%, है ना। ये सब कैसे आया? The present composition of Earth atmosphere is chiefly contributed by nitrogen and oxygen. Again another question, है ना। ऑक्सीजन और CO2 की जगह ऑक्सीजन और CO2 लिख देगा इसकी जगह, है ना। नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन लिख देगा, और ऑक्सीजन की जगह CO2 लिख देगा। तो ज्यादातर अपने में सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, 78%। वी विल सी इन द एटमॉस्फेरिक चैप्टर, है ना। अब देखो एटमॉस्फेयर बना कैसा है, प्रेजेंट वाला 3 स्टेजेस में बना था। फर्स्ट स्टेज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर क्या था, कि जब जो कंडेंसेशन हुआ तो थोड़ी थोड़ी हीलियम वगैरह यहाँ पे कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर बना हुआ था। अब इसको कौन उड़ा देगा, जो सन की सोलर विंड्स थी, है ना, तो वो उड़ा देगा। तो लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर ये हुआ है, ठीक है। इन द सेकंड स्टेज हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हॉट इंटीरियर मतलब अंदर कुछ गैसेस जो ट्रैप्ड थी ना, वो धीरे धीरे निकलेंगी। फाइनली द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, आओ सुनाओ एक कहानी तुम्हें। ये अर्थ था, ठीक है। अर्थ के बाद क्या होता है कि पहले तो ये छोटा छोटा सा जो छोटू सा एटमॉस्फेयर बना होता है, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, तो सन होता है, इसको धक्का देकर उड़ा देता है। तो फिर ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, है ना। कोई एटमॉस्फेयर वैसा नहीं। अब यहाँ से अंदर से गैसेस निकलती हैं कुछ, तो नॉर्मल सा एटमॉस्फेयर बनता है। अब ये बाद में एडजस्ट होके क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ गैसेस वैसे जाता नहीं, फिर ऑक्सीजन चेंज होती है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, पौधे वगैरह आते हैं, पानी पहले CO2 निकलेगा, पानी बरसेगा, फिर पेड़ पौधे बनेंगे, दे विल डू फोटोसिंथेसिस, देन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आएगा, तो फिर धीरे धीरे अपना एटमॉस्फेयर बनता है, ठीक है। तो वही बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। द अर्ली एटमॉस्फेयर, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है, इसको उड़ा देता है, किससे, सोलर विंड से उड़ जाता है, करेक्ट। फिर प्राइमोर्डियल अपना एटमॉस्फेयर उड़ गया, ठीक है। अब फिर क्या होता है, कूलिंग वगैरह जब हो रही होती है, द अर्ली एटमॉस्फेयर जो बनता है, क्योंकि नीचे से कुछ पानी वानी रहा होगा तो गर्म होगा कुछ, है ना, तो वाटर वेपर वगैरह आती है, लार्जली कंटेन्ड वाटर वेपर, नाइट्रोजन, CO2, मीथेन वगैरह ये सब निकल के आती हैं। लिटिल फ्री ऑक्सीजन, लिटिल,
ठीक है। अब क्या होता है, वाटर वेपर जब निकली तो उससे पानी बरसेगा कुछ ना कुछ। दिस प्रोसेस जो अभी गैसेस अंदर से निकल के आ रही हैं, दीज गैसेस वर आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी गैसिंग। गैसिंग में गैस निकलना है ना, मतलब कि गैस अंदर ट्रैप हुई थी, फिर डी गैसिंग का मींस उसका रिवर्स प्रोसेस काइंड ऑफ थिंग है ना। तो कंटिन्यूस फिर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, फिर वाटर गैसेस ऐसे निकलती रहती हैं, चलता रहता है। ठीक है, ये अभी भी टेबल देखते हैं क्या है। फिर क्या होता है कि अर्थ की जब कूलिंग होती है, फिर ऐसे ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और निकलती है, फिर पानी बरसता है, पानी बरसता है तो पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, धीरे धीरे लाइफ आती है, फिर फोटोसिंथेसिस होता है, और फिर मल्टीपल गैसेस सिस्टम में आ जाती हैं, क्योंकि फिर फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन वगैरह और CO2 का चेंजेस होता है, फिर अपना प्रॉपर ये स्टेबल एटमॉस्फेयर बनता है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम था, पहले डी गैसिंग वगैरह ये सब हो के ऐसे बनता है। तो ये सब पूरा टाइम पीरियड की अगर बात देखा जाए तो क्या होता है कि इस टाइम पीरियड को जो जैसे अर्थ बनती है, जो जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा जाए तो सबसे पहले आता है इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक और एज। ठीक है, तो बस यही है कि सबसे बड़ा क्या होता है, इयॉन होता है। देखो इयॉन इतना बड़ा है। इयॉन के अंदर होता है एरास। एरास देखो, कैइजोनिक एरा, मेसोजोइक एरा, मेसो तो मतलब बीच में होता है हमेशा है ना, पैलेजोइक एरा। अब एरा के, अब ये एरा के अंदर पीरियड्स होते हैं, देखो उसके अंदर भी 2 पीरियड है, क्वार्टरनरी, टर्सरी। ठीक है, अब उनके अंदर हर पीरियड के अंदर होते हैं इपॉक। ठीक है, होलोसीन इपॉक, प्लेस्टोसीन इपॉक, ये सब होते हैं। रटना आपको कुछ नहीं है, यूपीएससी में ऐसी चीजें नहीं आती है। ठीक है, वर्स्ट केस में किसी चीज में आता थी बट नहीं है। तो अब आपको याद कैसे करना है कि इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक में क्या क्या बड़ा है। ठीक है, बस याद रखो इयॉन तो सबसे बड़ा होता है, इयॉन। ठीक है, ठीक है, इयॉन सबसे बड़ा होता है। अब देख लो कि एरा आएगा, पीरियड आएगा, इपॉक आएगा, तो इसका जो लास्ट लास्ट लेटर है, एरा, पीरियड, इपॉक, ये अल्फाबेटिकली चलते हैं, वही उसी टाइम में बड़ा होगा। एज तो सबसे एंड में आता है, तो इयॉन और एज सबसे एंड में आता है, बीच में कैसे होगा, तो इनका ये वाली चीज देखो, लास्ट का लेटर, तो एरा का ए आएगा पहले, डी, अल्फाबेटिकली यही तो आते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस थिंग्स। फाइन, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो हम बता चुके हैं कि वही पानी बरसता है, फिर क्या होता है कि लाइफ आती है धीरे धीरे। पहले पहले जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर से फिर ओशियन बन जाते हैं, गिर गिर के पानी एक्यूमुलेट होता है, पेड़ पौधे उगते हैं, फिर उनसे गैसेस बनती हैं, फिर उनको खाने के लिए वो धीरे धीरे फिर बैक्टीरिया बनते हैं, बैक्टीरिया से फिर धीरे धीरे ह्यूमन के डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे करके। ये सब चीजें, एनिमल वगैरह आते हैं, ब्लू एल्गी वगैरह, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो क्लियर है ये वाला चैप्टर। अगला चैप्टर भी जल्दी से देखते हैं अभी 5 मिनट में। ठीक है, वो है इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाने वाला था, चलो देख लेता हूँ। अगर मेरे पास कुछ, मैंने आपको कुछ ना कुछ सेव करके रखता रहता हूँ जो आपके काम का है, अगर देख लो, अगर दिख जाए तो। क्रोम पे अगर कुछ होगा तो आपके लिए ठीक है, ये अगले चैप्टर में आएंगी चीज़ें। चलो ये भी ब्रिटानिया का अगले चैप्टर में आएगा। ठीक है, देखते हैं, तो ब्रिटानिया था, पार्ले जी, ये भी देखते हैं। फाइन, तो नेक्स्ट चैप्टर में चलो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, क्या आएगा अपना ना, इंटीरियर ऑफ अर्थ। ध्यान से सुनना, इसको जल्दी से रिवाइज करो। ठीक है, बता रहा हूँ मैं, अगेन बता रहा हूँ, ये जो बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, मेरे वर्ड्स नोट कर लो। 8 नंबर आपको एग्जाम में यूपीएससी में तो दिलाएगा, और ये पीएससी एससी के जो एग्जाम होते हैं स्टेट पीसीएस में, इसमें 20-20 मार्क्स आपको इसी बुक से हो जाएंगे आपके। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बोलेंगे क्रस्ट, कोर, और इनमें क्रस्ट, मेंटल और कोर में बताओ आगे पीछे क्या होता है, कि पहले अंदर से अर्थ की स्टार्टिंग, छोटे छोटे बच्चों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में और चीजें बताऊंगा। तो पहला चैप्टर हो गया बेसिक। ठीक है, इसको डन करो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, इसको लापरवाही नहीं करना, रिवाइज करना है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 लाख रुपए का कोर्स कर रहा हूँ, नो, ये छोटी छोटी चीजें मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और टीचर पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बता रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में।